अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और नावल्स पढ़े होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है तलाश। बहुत ही अच्छा नावल है और हुरैन अली ने लिखा है। तो नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। स्क्रीन पर रेलवे स्टेशन का मंजर चल रहा था, जहाँ एक लड़की एक आदमी के साथ अपना सामान थामे चल रही थी। ये देखो ए जी, और ये उसके साथ इसकी बेटी, ये ही हमारी मदद करेंगे। कमरे की खामोशी में इंस्पेक्टर उमर की आवाज़ गूंजी तो पास खड़ा जहांगीर उनकी जाने मुतवज्जो हुआ। अब यही लड़की मुझे मेरी बहन तक पहुंचाएगी, जहांगीर ने कुछ सोचते हुए कहा। वो कुछ देर में ट्रेन से कराची जा रही है। इंस्पेक्टर उमर ने मज़ीद मालूमात फराहम की। ट्रेन? जहांगीर ने हैरत का इजहार किया। मैं नहीं जानता इस बारे में, हो सकता है इसकी बेटी की ख्वाहिश हो। इंस्पेक्टर उमर ने लाइल्मी जाहिर की। खैर इंस्पेक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, जहांगीर ने मशकूर अंदाज में कहा। तुम्हारी जगह कोई भी होता जहाँ मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता। और अब जाओ, देर ना हो जाए कहीं, और मैं दुआ करवा दूंगा अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आमीन। इंस्पेक्टर उमर ने उसका हौसला बढ़ाते कहा। तो सुमो आमीन, मैं चलता हूँ अब, अल्लाह हाफिज़, जहांगीर ने उठते हुए कहा। अल्लाह हाफिज़, इंस्पेक्टर उमर ने उससे मुज़ाहफ़ा करते हुए कहा। जहांगीर इन पर एक मशकूर नज़र डालकर बाहर की तरफ रवाना हो गया। नूर बेटा, आपको कुछ चाहिए हो या कोई परेशानी हो तो बता दीजिएगा। एक 30-32 साला आदमी इसकी सीट के पास आके बोला। नहीं अमर भाई, आप बेफिक्र रहें, अगर कुछ चाहिए हुआ तो मैं हिब्बा आप इससे कह दूंगी, आप परेशान मत हों। उसने पास बैठी 25 साला लड़की की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, लेकिन फिर भी कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं 2 सीट छोड़ के बैठा हूँ, ठीक है? अमर ने शफकत से पूछा। जी भाई, आप बेफिक्र रहें, उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है बेटा, हिब्बा ख्याल रखना नूर का। आखिर में अमर ने हिब्बा को तनबिया करते हुए कहा। अमर, मैं नूर के साथ ही हूँ, आप टेंशन ना लें, हिब्बा ने अमर को तसल्ली देते हुए कहा। अमर ये कहता अपनी सीट की जानब बढ़ गया। तो हिब्बा ने नूर को पुकारा, जो बाहर के मनाज़िर देखने में मसरूफ़ थी। उसकी जानब मुतवज्जो हुई। जी अभी, नूर ने उसकी जानब देख कर बोला। नूर, मैं 2 मिनट में वाशरूम से आती हूँ, तुम यहीं रहना, कहीं जाना नहीं, ठीक है? हिब्बा ने उसकी तरफ देख कर कहा। जी अभी ठीक है, मैं यहीं हूँ, आप जाएँ। उसने उन्हें इत्मीनान से कहा। मैं अभी आई, परेशान मत होना, हिब्बा ने उठते हुए इसका मासूम चेहरा देखते हुए कहा। जी। वो इतना कहकर दोबारा बाहर दिखने में मगन हो गई। अभी मुश्किल 1 मिनट ही गुजरा था कि कोई इसके साथ आकर बैठा। वो समझी कि शायद डिब्बा है। एक्सक्यूज़ मी मिस, दरअसल मुझे आपसे कुछ पूछना था। अपने करीबी कोई अनजानी और मर्दाना आवाज़ सुन के उसने फ़ौरन उसकी तरफ देखा। जी कहें, उसने हैरत और नागवारी से मिले जुले तासुरात से पूछा। उससे ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी थी कि कोई अनजान मर्द उसके साथ बगैर इजाज़त के बैठे। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? असल में मैं बहुत जल्दी में सवार हुआ हूँ, तो ये ख्याल नहीं रहा कि कहाँ जा रही है ट्रेन। उसने दोस्ताना अंदाज में गूंगा सवाल किया। कराची, उसने दोबारा से बाहर की जानब देखते हुए इस बेवकूफ़ाना सवाल का जवाब दिया। या तो ये शख्स पागल था या उसे बना रहा था, वो समझ ना सकी। कोई भी इंसान भला बगैर जाने किसी भी ट्रेन में सवार हो जाएगा। अच्छा, आप कहाँ जा रही हैं? उसने फिर गूंगा सवाल किया। कराची, उसने नागवार अंदाज में बाहर देखते हुए ही यकलफ्ज़ी जवाब दिया। अकेले? उसने हैरत से पूछा। नहीं, मेरी आपी और भाई साथ हैं। वो बहुत ठंडे मिजाज की थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वो एक नामहरम की वजह से उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा, और किसी से बदतमीज़ी करना उसकी आदत में नहीं था। इसलिए वो खामोशी से उसके सवालात का जवाब दे रही थी, फिर बूढ़े सवालात का। अच्छा, उसने अच्छा को लंबा खींचा। जब मैं ट्रेन में सवार हुआ था, एक नज़र पड़ी थी मेरी, वो छोड़ के चले गए ना आपको शायद? उसने उसकी जानब देखते हुए कहा, जो मुसलसल बाहर देखने में मगन थी। भाई इधर ही हैं, पीछे बैठे। अब उसे कोफ्ता हो रही थी। वो बाकियाँ आ जाने की दुआ करने लगी, और आई भी पता नहीं कहाँ थे, जो उसके साथ किसी को बैठे देख कर भी नहीं आए। अच्छा, तो फिर वो कौन थे? उसका शायद अभी जाने का इरादा नहीं था, जो मज़ीद सवाल कर रहा था। अंकल, इस बार उसने नकाब से नजरें आती आंखें घुमाई। अंकल, उसकी हैरत भरी आवाज़ निकली। ओह अच्छा, बाय द वे आई एम जहांगीर। उसने खुद को हशाश बताते कहा। एनल नूर,
उसने अब की बार उसकी जानब देखते हुए कहा, नाइस नेम। जहांगीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके अब मैं अपनी सीट पर चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। उसने खड़े होते हुए कहा, अल्लाह हाफिज़। उसने ज़ेरे लब जवाब दिया और उसके जाने पर शुक्र का सांस लिया। अजीब आदमी है, उसने सोचा। तभी हिब्बा वापस आई। कौन था ये? उसने जहांगीर के बारे में पूछा। पता नहीं, पूछ रहा था ट्रेन कहाँ जा रही है। उसके कंधे उकसाते हुए कहा, अच्छा। हिब्बा ने भी नूर की आंखों में नागवारी देखते हुए ज़्यादा सवाल करना मुनासिब न समझा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ कुछ पता चला, इंस्पेक्टर उमर ने उसके इसके फ़ोन उठाते ही पूछा। वालेकुम सलाम जी सर, वो लड़की एजी के साथ आई थी, लेकिन असल में वो उसका बाप नहीं है। इसने बताया है कि वो इसका अंकल है। सर मुझे यकीन है कि फिर ये लड़की यकीनन अपने बाप के पास ही जा रही है, कराची। जहांगीर ने एक परेशान कुन लहजे में कहा। परेशान मत हो, मेरे ख्याल में तुम्हें एजे से मज़ीद मदद मिल सकती है, उन्होंने उसके लहजे में परेशानी महसूस करते हुए कहा। जी सर, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ईद से पहले अपनी बहन तक पहुँच जाऊँ। जहांगीर ने एक नज़र नूर की जानब देखते हुए कहा, कितनी मुख्तलिफ थी वो आजकल के दौर में अपने आप को ढाँप कर रखने वाली मासूम सी। उसने उसकी सरफ कांच सी सब्ज़ आंखें ही देखी थी। वो खुद को इनमें डूबता हुआ महसूस कर रहा था। उसके लहजे में अपने लिए उसने नागवारी वाज़िया महसूस की थी। चलो, मैं तुम्हें कोई मालूमात मिली तो इन्फॉर्म कर दूँगा, अल्लाह हाफिज़। इंस्पेक्टर उमर ने तसल्ली अमेज़ लहजे में कहा, जी ठीक, अल्लाह हाफिज़। जहांगीर ने ये कहते कॉल काट दी और सर सीट की फुस से टका लिया। कुछ देर में जहांगीर का फ़ोन बजा। उसने देखा तो इंस्पेक्टर उमर की कॉल थी। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर, एजे भी आज रात की फ़्लाइट से कराची जा रहा है। इंस्पेक्टर उमर ने उसे मालूमात फ़राहम की। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। अगर आप ना होते तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाता, जहांगीर ने मशकूर अंदाज में कहा। जहांगीर, तुम मेरे भाई जैसे हो, तुम्हारी मदद करना तो मेरा फ़र्ज़ है था, और अब आइंदा तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज ना सुनूं, ठीक है? उन्होंने उसे तनबिया करते हुए कहा। जी सर, ठीक। जहांगीर भरपूर मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा अब अल्लाह हाफिज़। उन्होंने भी मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन रखते हुए दोबारा उसकी नज़र नूर पर पड़ी। वो अभी भी पाई देखने में मगन थी, जबकि हिब्बा अपने मोबाइल में मसरूफ़ थी। उसने फ़ौरन नज़रों का ज़ाविया बदला और दोबारा अपना सर सीट की बुश से टका दिया। कराची। गाड़ी फुल स्पीड में सड़क पर पुरसकून अंदाज में रवां दवां थी, और अंदर बैठा शख्स भी पुरसकून था। सड़क पर अद्दा-कद्दा गाड़ियाँ ही नज़र आ रही थीं। अचानक गाड़ी के आगे कोई ट्रक बड़ी तेज़ी से आ गया, जिससे गाड़ी, जो फुल स्पीड में चल रही थी, सामने ट्रक से बहुत ज़ोर से टकराई और उछलकर कुछ दूर जा गिरी, जबकि ट्रक बस चंद इंच अपनी जगह से हिला। गाड़ी पूरी तरह उलट चुकी थी और अंदर मौजूद शख्स खासा ज़ख्मी और बहुत मुश्किल से गाड़ी से निकला। तभी सामने ट्रक से एक 23 साला लड़का निकला। 5 फुट 9 इंच का कद, हल्की गंधमी रंगत, काली गहरी आंखें और काले ही बाल, अनाबी लब, आपस में पोस्त और जख्मों की परवाह किए बगैर उसकी जानब जाना अंदाज में बढ़ा। तुम बेवकूफ़ इंसान, अंधे हो क्या, नज़र नहीं आता? और गुस्से से इस पर चीखा। मेरी बहन कहाँ है? इसकी बात नज़रअंदाज करते उसने पूछा, क्या तुम पागल हो? इधर मेरी जान चली जाती। वह तुम अजीब सवाल कर रहे हो। उसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। मैंने कहा, मेरी बहन कहाँ है? वह वही बहन जिसे तुम लोग 7 साल पहले उठा कर ले गए थे, वही बहन जिसके बाप को तुमने उसकी आंखों के सामने जान से मारा था। बताओ, मेरी बहन कहाँ है? वह गुस्से से दहाड़ा, जबकि दूसरी तरफ एक शख्स की आंखों के सामने बहुत से मंजर चलने लगे। सब समझते हुए उसने अपने कदम उल्टी जानब उठाने शुरू किए और वो आहिस्ता आहिस्ता और वो चलते चलते भागने लग गया, जंगल से गहरी सड़क पर। आखिर भागते भागते वो हाँफने लग गया और सांस लेने को रुका। तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ आई। उसने मुड़ के देखा तो वही ट्रक उसकी जानब बढ़ रहा था। उसने दोबारा भागना शुरू कर दिया। एक बार वो जंगल की तरफ मुड़ गया। ट्रक अभी भी उसके पीछे था। थक कर वो दोबारा सांस लेने को रुका। उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो समझ गया कि वह कौन हो सकता है। खौफ से वह कांपने लगा, क्योंकि आज उसकी मदद को कोई भी नहीं यहाँ था। एजे, बोल, मेरी बहन कहाँ है? उसने उसे अपनी तरफ मोड़ते मुक्का रसद किया। अपनी तरफ एक मुक्का रसद करते कहा, देखो, मैं नहीं जानता तुम्हारी बहन कहाँ है। एक और मुक्का पड़ा और फिर लगातार बहुत से उसके मुंह और पेट पर पड़े। बताता हूँ, आज सफदर अली
आलम और उसकी बेटी अमेरिका जा रहे हैं, वही तुम्हें तुम्हारी बहन तक पहुंचा सकता है। मुझे छोड़ दो, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता, मुझे बख्श दो। और उसने हाथ जोड़ते हुए इल्तिजा की, छोड़ दिया। उसने उसे ज़ाद कर दिया तो वो जल्दी दूसरी तरफ भागने लगा। तभी वो कुछ दूर ही किया था कि एक ट्रक आया, वो बुरी तरह कुचल गया। एस ए और उसकी बेटी आज अमेरिका जा रहे हैं। जंगीर ने इंस्पेक्टर उमर से फ़ोन पर बात करते हुए उन्हें मालूमात फराहम की। तुम भी अमेरिका जाओ, वहाँ तुम्हें मेरा एक आदमी मिलेगा, वो तुम्हारी काफ़ी मदद कर सकता है, इंस्पेक्टर उमर ने उससे कहा। जी, यही ठीक है, कल से रमज़ान शुरू हो रहा है और मैं जल्द अज जल्द अपनी बहन को ढूँढना चाहता हूँ। जगीर ने कहा, अपना ख़्याल रखना, खुदा हाफ़िज़। इंस्पेक्टर उमर ने कहा, कॉल काट दी, शायद वो मसरूफ़ थे। खुदा हाफ़िज़। जहांगीर ने भी इम्तनान से कहा। अमेरिका आज पहला रोज़ा था और मैं अमेरिका की सरज़मीन पर कदम रख चुका था। एयरपोर्ट से बाहर आते ही उसे अपने नाम का बोर्ड दिखा। थामे एक आदमी नज़र आया तो वो उसकी जानब बढ़ा। माई सेल्फ मकसूद अहमद जी। उसने जहांगीर का सामान पकड़ते हुए कहा। जहांगीर उसने भी अपना यकतरफी तारुफ करवाया और गाड़ी में बैठ गया। कुछ ही देर में गाड़ी एयरपोर्ट की हदूद से काफ़ी दूर निकल आई। तुम यहाँ किसी ऐसी जगह को जानते हो जहाँ अंडरवर्ल्ड का काम होता हो? गाड़ी की खामोशी को जहाँ कोई आवाज़ ने तोड़ा। जी, एक जगह है, होस्टेस क्लब, यहाँ अंडरवर्ल्ड का काम हर तरह का काम होता है, सफदर ने उसे बताया। अच्छा, फिर वहाँ ले चलो साहब। हाँ, मेरा तुम ले जाना। जी जी ठीक है, लेकिन वहाँ जाते जाते काफ़ी टाइम लगेगा, 8 घंटे तक पहुँच जाएंगे। 8 बजे तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलो, जहांगीर ने कहा और अपनी सोचों में गुम हो गया। यह जगह रोशनियों से जगमगा रही थी, हर तरफ लोग बिखरे हुए थे, कोई डांस में मसरूफ़ था, कोई शराब नोशी में। वो सफदर के साथ अंदर दाखिल हुआ तो उसे यही नज़ारा देखने को मिला। और देख रहे हो धोनी और उसके साथ कैफ, इस लड़की के पास यहाँ की बहुत सी मालूमात है, ये तुम्हारी मदद कर सकती है। मकसूद ने कोने में बैठी खूबसूरत लड़की और अजीबोगरीब शक्ल वाले आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा। जहांगीर से इतना ही कह सका। मैं चलता हूँ जी, अल्लाह हाफिज़, मकसूद ने कहा और बाहर निकल गया। उससे मज़ीद यहाँ रहना महाल लग रहा था। जहांगीर उस कोने की जानब बढ़ा। है ब्यूटीफुल, जहांगीर ने मुस्कुराते हुए कैफ से कहा। है हैंडसम, कैफ ने भी उसे मुस्कुराते हुए कहा। What are you doing with this ugly man? Would you dance with me? जहांगीर ने अपना हाथ उसकी जानब बढ़ाते हुए कहा। हाय यू सेड अगली, पास बैठे रोनी ने उसकी गुफ्तगू सुन के कहा। ऑफकोर्स यू। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो उससे हाथ लगाता, जहांगीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। नो नो बेबी, डोंट डू दिस, तुम में भी इतनी ताकत ही बचे। जहांगीर ने तुम से कहा। तुम जानते नहीं, यहाँ सब मेरे आदमी हैं। रोनी ने उसके उर्दू सुन के उसे उर्दू में ही जवाब दिया, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को उर्दू आती थी। उन्हें बहुत से लोगों से मिलना होता, तो इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ ज़बानें सीखी हुई थी। ओह, मैं तो डर गया। जहांगीर जहरीली मुस्कुराहट समेत कहा। आप दोनों अब लड़ना बंद कर दो। एंड रोनी, ही इज़ हेयर न्यू, कैफ ने दोनों को चुप करवाते हुए कहा। नो कैफ, नाउ द फाइट इज़ बिगिन। रोनी ने उसे कहते साथ ही दूसरे हाथ से जहांगीर के मुंह पर मुक्का मारा और कुछ ही देर में वो फाइटिंग क्लब में तब्दील हो गया। जहांगीर और रोनी आपस में गुत्थम गुत्ता थे और जहांगीर रोनी पर भारी पड़ रहा था। रोनी के बहुत से लोगों ने दरमियान में आने की कोशिश की, लेकिन जहांगीर ने उसे नाकाम बना दिया। अब सब लोग साइड पर खड़े तमाशा देख रहे थे। आखिरकार जहांगीर रोनी को अधमुआ छोड़ के कैफ के पास आया। जहांगीर ने उसकी जानब हाथ बढ़ाते हुए कहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जबकि उसके मुंह पर काफ़ी जख्मों के निशान थे। कैफ ने उसका हाथ थामते हुए कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी बैंडेज कर दूं। कैफ ने उससे साथ आने की ऑफ़र की और जहांगीर को चाहिए ही क्या था। ओके, वो उसके साथ चल पड़ा। वो इस वक्त कैफ के फ्लैट में था। छोटा था लेकिन खूबसूरत था। उसने उसके ज़ख्मों पर मरहम लगा दिया था। अब वो उसके लिए काफ़ी बनाने गई थी। ये लो, बेहतर फील करोगे, कैफ ने काफ़ी उसके सामने रखते हुए कहा। शुक्रिया, जहांगीर ने काफ़ी उठाते हुए कहा। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये तो मैं जानती हूँ कि तुम ज़रूर यहाँ किसी मकसद से आए हो, कैफ ने उससे कहा। मैं यहाँ सफदर आलम को ढूंढने आया हूँ, कुछ काम के सिलसिले में, आलम ने जहांगीर ने उसे बताया। अच्छा, एस.ए. ने नेक्स्ट संडे पार्टी रखी है, तो मैं हो सकता है तुम्हें वहाँ ले जा सकूँ। मगर उसने बात जरूरी छोड़ दी। मगर जहांगीर ने पूछा, मगर तुम तब तक यहाँ मेरे साथ रहना होगा, मेरे घर, कैफ ने उसके नज़दीक बैठते कहा। वाई नॉट, जहांगीर ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। काफ़ी के लिए शुक्रिया, अब मुझे नींद आ रही है और नींद के मामले में मैं बहुत कमज़ोर हूँ, सो गुड नाइट, जहांगीर ने कहा और लेटने की तैयारी करने लगा।
ओके गुड नाइट। कैफ भी कप उठाकर कमरे से बाहर चली गई। आज 8वां रोज़ा था और वो कैफ के घर में ही था। इस दौरान कैफ उससे काफ़ी घुल मिल गई थी। आज जिन दोनों ने पार्टी पर जाना था और इस वक्त जाने के लिए तैयार था। जब कैफ कमरे में आई चले उसने जहांगीर को देखते हुए कहा चलो। जहांगीर और कैफ दोनों बाहर की जानब बढ़ गए। गाड़ी कैफ ने ड्राइव की और कुछ ही देर में दोनों पार्टी में मौजूद थे। वो रहे ब्लैक किंग। कैफ ने एक काले शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। इन दोनों में कैफ उसे बता चुकी थी कि ब्लैक किंग ऐसे का दुश्मन है और वो रहे एसके। इसने दूसरी जानब इशारा करते कहा जहाँ एक नकाब में मौजूद लड़की के साथ एक दूर उम्र आदमी आ रहा था। ऐसे जहांगीर ने नफरत से इसका नाम पुकारा। कैफ और ऐसे की तरफ बढ़े। ए ऐसे, हाउ आर यू माई मीट माई फ्रेंड जहांगीर। कैफ ने उसका तारुफ करवाया। ओह कैफ, व्हाट आर प्रेजेंट सरप्राइज। आई एम फाइन, यू से। एंड जहांगीर, नाइस टू मीट यू, मीट माई डॉटर एनुल नूर। ऐसे उससे खुशदिली से मिला। इससे पहले कि कोई और कुछ कहता डांस के बारे में कहा गया तो सब कपल डांस करने लगे। कैब भी उसे अपने साथ ले गई। उसने एक हाथ उसकी कमर पर रखा और एक उसके कंधे पर और हल्का हल्का डांस करने लगे। कुछ देर बाद अचानक उसकी नज़र नूर पर पड़ी जिसे कोई लड़का ज़बरदस्ती डांस करने पर मजबूर कर रहा था और उसका बाप अपनी ही बातों में मसरूफ़, बेटी से लापरवाह। जहांगीर को यहाँ से भी नज़र आ रहा था कि उससे आंसू बह रहे हैं लेकिन वो कुछ बोल क्यों नहीं रही। शायद अपने बाप या शर्मिंदगी के डर से। कुछ देर में नूर और उसके साथ जो लड़का था वो उसके करीब आ चुके थे। फिर अचानक जहांगीर ने कैफ को घुमाया और नूर का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ किया। अब कैफ उसके लड़के के साथ थी जबकि नूर जहांगीर के साथ और आसपास के लोग अपनी बातों में मसरूफ़। तो किसी ने उसकी तरफ तवज्जो ना दी। अगले 2 सेकंड में कैफ इस लड़के को छोड़ के जा चुकी थी। हे बेबी गर्ल, डोंट कराए। जहांगीर ने एक हाथ कमर पर जमाए और एक उसके कंधे पर रखे डांस वाला पोज देते हुए ही उससे कहा। नूर, जो अभी तक ये नहीं समझ पाई थी कि उसके साथ हुआ क्या, आवाज़ सुन के उसकी जानब देखा। सबज कांच सी आंखें पानी से लबालब। जहांगीर एक बार फिर इसमें खुद को डूबता हुआ महसूस कर रहा था। आप मुझे छोड़ दें प्लीज़। नूर ने शनासा चेहरा देख के कहा। पता नहीं क्यों उसे लगा कि वो इसकी बात मान लेगा। ओके ओके, छोड़ दूंगा, पहले रोना बंद करो। उसकी आवाज़ सुनकर जहांगीर होश में आया। नूर ने आंसू साफ किए और दोबारा उसकी जानब देखा। अगर तुम्हें ये सब नहीं पसंद तो आई क्यों इस पार्टी में। पता नहीं क्यों जहांगीर को इसका पार्टी में आना बुरा लगा। बाबा ने कहा था मुझे ज़रूर जाना है पार्टी में, नूर ने बढ़ाई हुई आवाज़ में कहा। तो फिर इस लड़के को मना क्यों नहीं किया। पता नहीं क्यों जहांगीर को इसका इस लड़के के साथ होना भी बुरा लगा। मैंने किया था। नूर नज़रें झुकाए हुए बोली। हूँ, अच्छा अब रोना नहीं। जहांगीर ने उसके कमर से हाथ हटाते हुए कहा और उसे लेकर साइड पर आ गया। जूस पियोगी, उसने जूस का गिलास उठाते हुए कहा। नहीं, मेरा रोज़ा है, उसने गिलास दूर करते कहा। यह पार्टी 5 बजे रखी गई थी और इस वक्त 6:30 बज रहे थे। अफ्तारी का टाइम अभी दूर था, मुझे जाना है। उसकी मज़ीद सुने बगैर वो ऐसे के पास जाकर खड़ी हो गई। पहले भी ऐसे ने ही उसे कहा था कि वहाँ खड़े होने को, कि उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। देखो कैफ, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, वो बस एक गलती थी। आई एम सॉरी। जहांगीर वापस आके कैफ को काफ़ी देर सफाइयाँ देता रहा। ओके देन किस मी। कैफ ने अपनी शर्त रखी। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। जहांगीर हैरान था। इसमें ऐसी क्या बात है, ये कोई बड़ी बात तो नहीं, इट्स नॉर्मल। कैफ ने कंधे खुचाते हुए कहा। लेकिन कैफ, अभी हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला और ना ही मैं तुम्हें अपनी सफाई दूंगा। जहांगीर ने हतमी अंदाज में कहा। और रियली विल यू मैरी मी। कैफ नाराज़गी भुला के खुश होते बोली। अभी नहीं, अब मुझे डिस्टर्ब मत करना प्लीज़, जहांगीर ने कहा और कमरे की जानब बढ़ गया। हमें सबसे पहले ऐसे का भरोसा जीतना होगा, ब्लैक किंग ने कहा। आज ब्लैक और जहांगीर आमने सामने थे। जहांगीर और ब्लैक किंग दोनों ही ने अपनी नफरत का इजहार किया। तुम सही कह रहे हो ब्लैक किंग, हमें उसका भरोसा जीतना होगा, पर कैसे, जहांगीर ने पूछा। बताता हूँ। फिर ब्लैक किंग ने उसे प्लान बताया तो जहांगीर को भी काफ़ी पसंद आया। बेबी डर के यहाँ छुपा हुआ है, जहांगीर ने रोनी को देखकर कहा और जो इतने दिनों से उसके इंतज़ार में था उसके तरफ लपका। जहांगीर क्लब से बाहर आके जल्दी से अपनी बाइक पर सवार हुआ जो सफदर ने अरेंज की थी। रोनी भी अपनी गाड़ी पर उसके पीछे गया। कुछ ही दूर ऐसे के घर के बाहर जहांगीर उतरा और घर के अंदर की तरफ भागने लगा। रोनी भी उसके पीछे था और इसके हाथ में गन थी। ऐसे अपनी गाड़ी से निकला जब जहांगीर उसे लेकर ज़मीन पर गिरा, लेकिन उसके बाजू पर गोली लग चुकी थी। उसके गार्ड्स ने रोनी पर फायर किया और कुछ सेकंड में रोनी ज़मीन पर खून से लथपथ पड़ा था।
तुम आज से मेरे लिए काम करोगे, ठीक है? ऐसे ने सामने बैठे जहांगीर से कहा। जी सर, ये तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। जहांगीर ने कहा। अच्छा सर, अब इजाज़त, मैं चलता हूँ। जहांगीर खड़ा होने हुए बोला। अरे रुक जाओ। ऐसे ने कहा। नहीं सर, अभी कुछ काम है, कल से आऊँगा। जहांगीर ने मुस्कुराते हुए कहा। बाइक की जानब बढ़ गया। जब रास्ते में उसे तलावत कुरान की आवाज़ सुनाई दी। कितनी मीठी आवाज़ थी वो। उसने दाई जानब के कमरे का थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। सामने ही एक लड़की कुरान पाक पढ़ने में मसरूफ़ थी। वो जानता था वो कौन हो सकती है, लेकिन उसकी पुश्त दरवाजे की जानिब थी, इसलिए वो उसे देख ना सका। देखा भी क्या था, उसने सिर्फ आंखें। अगले 2 मिनट में वो दरवाज़ा बंद करता बाहर चला गया। आज ब्लैकिंग और ऐसे शिप में रहे थे, अकेले और साथ जहांगीर, क्योंकि जहांगीर 3-4 दिन में ऐसे का बहुत भरोसा जीत चुका था। हाँ तो ब्लैकिंग, आखिर तुम हमारे साथ मिल ही रहे हो। ऐसे ने ब्लैकिंग को देखते कहा कि जहांगीर खामोश खड़ा रहा। हाँ हाँ, ऐसे तुम्हारी खुशफहमी है ये। ब्लैकिंग हंसा। देखो आज तो तुम्हारी फ़ौज भी तुम्हारे साथ नहीं, ब्लैकिंग ने उसके अकेले होने पर कहा। तुम गलत सोच रहे हो मेरी हिफाजत को, जहांगीर अकेला ही काफ़ी है। ऐसे ने जहांगीर की तरफ देखते कहा। चलो देखते हैं। जहांगीर ब्लैकिंग ने जहांगीर को पुकारा तो उसने बंदूक निकाल के उसके सामने अपने हाथ पर रखी, और इस पहले कि वो बंदूक उठाता उसने वो हाथ ऐसे के सामने कर दिया। ऐसे जो कुछ परेशान हो रहा था, ऐसा करने पर खुश होता गन उठाने लगा, और कुछ सेकंड बाद वहाँ एक ज़ोरदार फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। आज 18वां रोज़ा था और आज दोबारा ऐसे की तरफ से पार्टी थी, और वो कैफ के साथ जा रहा था। इस दफ़ा पार्टी उसके घर पर थी और लेट नाइट पार्टी थी। तकरीबन 10 बजे के करीब वो दोनों वहाँ पहुँच चुके थे जब अचानक जहांगीर के दिल में नूर को देखने की ख्वाहिश जागी। वो कैफ से 2 मिनट का कहता उसके कमरे की जानब चल दिया। इसने दरवाज़ा खोला तो अंदर अंधेरा था। शायद वो सो रही थी। पहले तो सोचा रहने दे, फिर अंदर चल दिया। वो उसके बेड के करीब खड़ा था। उसने टेबल लैंप चलाया। इस वक्त भी उसकी सिर्फ आंखों ही नजर आ रही थी, बाकी चेहरा बिस्तर में छुपा हुआ था। शायद वो हमेशा खुद को छुपा के रखती थी, लेकिन आज उसे उसके बाल भी नजर आ रहे थे, भूरे सिल्की बाल। उसका दिल किया वो उसे छुए। उसने हाथ आगे बढ़ाया और बालों से होता उसका हाथ उसके आंख तक पहुंचा, और ब्लाट एक आंख आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे से सिरक ब्लैंकेट आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे से सिरक गया। नूर ने कुछ महसूस करते मूंदी मूंदी आंखें खोली और सामने किसी को देख के उसके हलक के बल चीख कर बरामद हुई। जहांगीर ने जल्दी से अपना हाथ उसके होंठों पर रखा। बेबी गर्ल स्टॉप वेलिंग, और आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ हटाया उसने। अब आप जाएं यहाँ से, प्लीज़ अभी जाएं। उसने जल्दी से बाहर भेजना चाहा। ओके ओके, जा रहा हूँ बेबी गर्ल, फिक्र मत। वो इससे दूर होता बोला। जाएं आप, अब की वापस चलाए। ओके, हम आई एम गोइंग। दरवाजे के करीब पहुँच गया। उसकी आंखों में उसे नमी नज़र आ रही थी, जिस वजह से वो उससे दूर हो गया, बाहर चला गया। उसके जाते ही वो रोने लगी। ये मेरे साथ क्यों होता है? एक एक महरम रात के वक्त मेरे कमरे में, और उसने मुझे छुआ। ये सब सोचते हुए वो वॉशरूम की तरफ भागी। जहांगीर नूर आज शाम की फ़्लाइट से वापस पाकिस्तान जा रही है, मकसूद ने उसके फ़ोन उठाते ही कहा। और क्या उसे रोकना होगा हमें? जहांगीर ने परेशान होते कहा। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। मकसूद ने उसे तसल्ली दी। जहांगीर बस यही कह सका। हिब्बा, अमर और नूर इस वक्त एयरपोर्ट में दाखिल हो रहे थे। अभी वो कुछ दूर ही चले गए थे कि आदमी नूर से बुरी तरह टकराया, और उसके आदमी के हाथ में मौजूद जूस उसके कपड़ों पर गिर गया। बेवकूफ़ इंसान, ये क्या किया है? अमर गुस्से से चीखा। कोई बात नहीं भाई, मैं बस अभी आती हूँ, नूर ने उसे गुस्से में देखकर कहा, और वॉशरूम की तरफ चल दी। वॉशरूम में जाकर वो अभी अपने कपड़े साफ कर रही थी कि कोई मजबूत हाथ उसके मुंह पर पड़ा, और उसने आईने में देखा तो कोई अजीब सा दाढ़ी मूंछ वाला शख्स था। कलोफोन उसके हवासों पर छाने लगा, और कुछ ही देर में वो होशो हवास से बेगाना हो गई। वो कदरे सुनसान इलाका था। जहांगीर ने उसे अपने माजी के बारे में सब बता दिया था। मेरे बाबा ऐसा नहीं कर सकते, तुम झूठ बोल रहे हो। वो आंसू बहाती उसकी बात को जुठला रही थी। ये सच है। अभी वो कुछ और कहता, उसे वहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। कुछ देर में हमर वहाँ नजर आया। तुम यहाँ कैसे आए हो? जहांगीर उसे देखकर बोला। मुझे यहाँ का पता मकसूद अहमद ने बताया है। अहमद उसे देखते बोला। भाई, उसे देखते नूर उसकी जानब बढ़ी। और एक बुरी खबर भी है कि मकसूद अहमद को ऐसे ने मार दिया। और इसने अफसुदा लहजे में कहा। क्या कह रहे हैं भाई आप? ऐसा नहीं हो सकता। जहांगीर ने कुछ बोलने से पहले नूर बोल पड़ी। यही सच है नूर। और फिर अहमद ने उसे ऐसे के सब कामों के बारे में बता दिया। बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मुसलसल नफ़ी में सर हिलाती बोल रही थी। नूर, ऐसा ही है, तुम्हारा बाप इन सब कामों में मुलव्वस। अमर उसे समझाते हुए कहा, जबकि वो मुसलसल इनकार कर रही थी। बाबा, वो इस वक्त ऐसे के प्राइवेट रूम में थी। पहली बार वो यहाँ आई थी।
बेटा तुम यहाँ, क्या बात है? ऐसे ने उसके पास आते पूछा। बाबा मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप सच सच बताएंगे? उसने आसपास आज से उससे पूछा। हाँ बेटा बोलो क्या बात है? ऐसे ने कहा। बाबा जंगीर की बहन कहाँ है? उसने उसकी आंखों देखते कहा। क्या बात कर रही हो? मैं किसी को नहीं जानता। उसने दूसरी तरफ देखते कहा। बाबा आप सच सच बताएं। उसने कहा मैं नहीं तो मैं आपने आपको ख़त्म कर लूँगी। उसने टेबल पर पड़ी गन उठाते हुए कहा। नूर बेटा ये क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। ऐसे ने कहा। नहीं बाबा आप बताएं कहाँ है जंगीर की बहन? उसने गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा। देखो बेटा ये खिलौना नहीं है, छोड़ो इसे। उसने करीब आते हुए कहा। नहीं बाबा आप बताएं मुझे। उसने पीछे होते हुए कहा। अच्छा बेटा मैं बता दूंगा उसे, तुम छोड़ दो उसे। उसने गन इससे छिपते हुए कहा। बता दूंगा मैं इससे सब कुछ। ऐसे ने उसे गले लगाते कहा। बेशक वो अपनी बेटी से वो मोहब्बत करता था, वो इसकी महबूब बीवी की निशानी थी। उसकी तरबियत भी उसकी बीवी ने ही की थी, जिस वजह से वो दीन के करीब थी। तुमने मुझे धोखा दिया है धोखेबाज चीटर। जब वो घर दाखिल हुआ तो मुख्तलिफ चीज़ें उस पर फेंकी जा रही थी। कैफ क्या हुआ है बताओ तो? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है, वो समझाते हुए बोला। अच्छा तो फिर सच सच बताओ कि तुम मुझसे नहीं इस नूरुल नैन से प्यार करते हो? इसके करीब आई बोली। ये क्या कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। उसने जुटलाया। झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने खुद तुम्हें उसके कमरे में देखा पार्टी में। उसने जताया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सच तो ये है कि ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना नूर से। मैं यहाँ सिर्फ अपनी बहन के लिए आया हूँ। बहन? कैफ ने हैरत से कहा। मेरी बहन, मेरी गुड़िया, मेरी आयज़ा। और फिर वो माजी के बाप खोलता गया। भैया जहाँ भैया उठो उठो भैया उठो ना, देखो ये अंकल मुझे ले जा रहे हैं, उठो ना भैया। ऐसा ऐसा उसकी गुड़िया की आवाज़ दूर होती जा रही थी। वो चाह कर भी उठ नहीं पा रहा था। गुड़िया उसने अपनी बेबसी पर वो हलक के बल चलाया और धुंधलाई आंखों से अपनी गुड़िया को दूर जाते देख रहा था। आज वो अपनी गुड़िया को बचा ना पाया। अपनी 15 साल ज़िंदगी में उसने सबसे ज़्यादा मुख्तली मोहब्बत अपनी गुड़िया और अपनी माँ से की थी। आज उसे लग रहा था कि अपनी माँ से किया वादा वो हमेशा अपनी गुड़िया की हिफाजत करेगा, उसे तोड़ चुका है। वो बचा नहीं पाया अपनी गुड़िया को। कितना बेबस हो गया था वो। उसे बार-बार अपनी गुड़िया की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, उसके आंसू नज़र आ रहे थे। वो बेबस था, वो बहुत बेबस सा। वो सड़क के बीच में पड़ा था और आसपास गुजरते लोग उसे देख के सर झटकते जा रहे थे। किसी में इतनी ज़र्फ़ नहीं था कि कोई उस बच्चे की मदद कर सके, कोई भी उसकी गुड़िया की मदद को पहुँचा। वो यूँ ही आंसू बहाते हुए पता नहीं कब वो इस दुनिया बेगाना हो गया। आईनों से डर जाएंगे लोग। यहाँ कभी किरदार नजर आया जो चेहरे की जगह। जब उसे होश आया तो उसने खुद को घर के बिस्तर पर पाया। उसकी माँ पास ही आंखें मूंदे बैठी थी। माँ, उसने माँ को पुकारा। जहाँ जहाँ तू उठ गया देख तो वो तेरी गुड़िया को ले गया और तेरा बाप उसको भी मार दिया उन्होंने। उसकी माँ ने आंसू बहाते कहा। माँ फिक्र ना कर, मैं गुड़िया को वापस जरूर लेके आऊँगा, उसने एक अज़म से कहा। कुछ ही देर में वो पुलिस स्टेशन था, लेकिन वहाँ कोई भी उसकी मदद करने को तैयार न था। तभी एक और इंस्पेक्टर आया। उसने उसे अपना ऑफिस बुलाया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस मामले में। तुम्हारी पास जितनी भी मालूमात है मुझे दो, लेकिन तुम्हें कुछ वक्त इंतज़ार करना होगा। इंस्पेक्टर ने कहा। मैं इंतज़ार कर लूँगा, बस मुझे मेरी गुड़िया चाहिए। फिर इसमें जितनी मालूमात थी उसके पास इंस्पेक्टर को दे दी। उसका बाप पहले इसके साथ काम करता था। जब उसने ये काम छोड़ना चाहा तो वो इसकी बहन को उठा कर ले गए। इस रास्ते में इंस्पेक्टर उमर ने इनकी बहुत मदद की। 7 साल के इंतज़ार के बाद वो अपनी बहन को ढूंढने निकलना था और ये इंतज़ार कितना मुश्किल था ये बस वही जानता था। मैं सिर्फ अपनी बहन की वजह से यहाँ आया हूँ। जहांगीर ने थके अंदाज में कहा। मैं तुम्हारी मदद इसमें ज़रूर करूँगी। तभी अचानक उसके घर पर फायरिंग होने लगी। वह चुपते छिपाते हुए मुश्किल से वहाँ से निकले। वो लोग भी उनके पीछे थे, वो भाग रहे थे। अचानक उनके सामने एक और कार आई। उसमें फायर हुई और वो फायर जहांगीर को लगने से पहले ही कैफ उसके सामने आ गया और 1 2 3 फायर होते। फिर वो दूर से कहीं पुलिस गाड़ी की आवाज़ आ रही थी तो वो तीनों जल्दी जल्दी इस जगह से भागे। कैफ कैफ आंखें बंद मत करना। जहांगीर उसकी बंद होती आंखें देख कर बोला। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जहांगीर। ये कहते साथ ही उसकी आंखें बंद हो गई। मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी बहन तक पहुंचाऊंगा, ऐसे जहांगीर ने बोला। उसकी वजह? जहांगीर ने पूछा। मेरी बेटी। ऐसे ने उसकी तरफ देखकर कहा। उसने सिर्फ इतना ही कहा। अगर मैं कल तुम्हें तुम्हारी बहन तक पहुंचाने का सोचता तो शायद वो बिक चुकी थी। ऐसे ने खड़े होते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि छोटे पठान हल्सा ईद से 2 दिन पहले यह काम करता है। लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी बहन तक पहुंचाता हूँ, चलो। उसने आगे बढ़ते हुए कहा। जब 10 दिन पहले की तरह अचानक 2 3 फायर हुए तो वो भी ऐसे पर, और वो वहीं ढेर हो गया। ऐसे तुम ऐसा नहीं मर सकते। बताओ मुझे मेरी बहन कहाँ है? बोलो ऐसे। जहांगीर उसे हिलाता बोला। लेकिन इनके फायर के बाद मुकम्मल खामोशी हो गई। वो दीदी खान होटल
वो दीगी खान होटल वो कहते ही वो अपनी रूम पर वास कर चुका था। आज ऐसे ने उसे खुद फ़ोन करके बुलाया था और ये जानकर उसे बहुत खुशी हुई थी कि वो उसे बता देगा कि उसकी बहन का, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ऐसा होगा। वो खान होटल में दाखिल हो चुका था। इस वक्त वहाँ रश नहीं था। वो दूसरी मंजिल पर आया जहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। अभी वो कुछ कदम चला ही था कि किसी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। इसने उसके पेट पर कोहनी मार रसद की जिससे उसकी गिरफ्त कमज़ोर पड़ी और इस मौके पर उसे मौका मिला इस पर पेदर पे इस पर वार किया और कुछ ही देर में वो ताकतवर इंसान ढेर हो गया। हाँ हाँ, अभी वो आगे ही बढ़ा के उसे किसी के हंसने की आवाज़ आई। बड़े बड़े काम करने वाले छोटे पठान, बड़े बड़े लोगों को ढेर करने वाला छोटे पठान, साथ ही एक पगड़ी वाला शख्स नजर आया। जहांगीर उसकी तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो हमला करता उसने उसका हाथ पकड़ लिया और एक हाथ से उसकी गर्दन दबोच ली। तेरी वजह से मेरा वफादार आदमी मेरे खिलाफ हो गया, तेरी वजह से इतने आदमी मारे गए। वो अपनी गिरफ्त सख्त करता बोल रहा था। फिर झटके से उसे छोड़ा और उससे पहले वो कुछ समझता उसके सर पर किसी भारी चीज़ का वार हुआ और तीन जाने ही इतने वार हुए और कुछ देर में वो चाहते हुए भी होशो आवाज़ से बेगाना हो गया। अब जब उसे होश आया तो उसे अपने जिस्म टूटता और झुलसता हुआ महसूस हुआ। जंजीरों से जकड़ रहा था। छोटे पठान वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, बोल मेरी बहन कहाँ है? वो दोबारा चिल्लाया, तेरी बहन यही है। पर तो उसे बचाएगा कैसे? बचाएगा तो तब ना जब तू उसे पहचानेगा। कैसे पहचानेगा? अब वो कल फूल बन चुकी है। जब तक तू उसे पहचानेगा तब तक वो बिक चुकी होगी। उसने तमक्सर से कहा, आज यहाँ हर इज्जतदार की इज्जत यहाँ बिकेगी। ये वो कहता वो बाहर चला गया। कुछ देर में यहाँ बहुत लोग जमा हो चुके थे। लोगों के लिए सब लड़कियाँ स्टेज पर लाई जा चुकी थी और उन्हीं में से उसे वो सब्ज़ आँखों भी नज़र आई थी। कितनी तकलीफ दुख किया तो कुछ नहीं था इन आँखों में, जैसे आज तक उसने बेपर्दा नहीं देखा। उसे आज गलीज़ लोग देख रहे थे, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। एक बार फिर वो बेबस था। जहाँ जहाँ भैया उसे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। उसमें से ही एक नाजुक सी लड़की ने शायद उसे पुकारा था, शायद नहीं, यकीनन वो ही उसकी बहन थी। वो आज भी उसे पुकार रही थी। अब उसे कुछ लोगों के लेके जा रहे थे और पिछली बार की तरह बेबस अपनी बहन को ना बचा सका, लेकिन अब वो उसे ले जाते ही के साथ अचानक फायरिंग शुरू हो गई। छोटे पठान के लोग मरने लग गए। कुछ ही देर में उनकी तादाद बहुत कम रह गई। इंस्पेक्टर उमर हमर और इनके साथ कुछ लोग थे जो अंधाधुंध इन पर फायरिंग कर रहे थे। एक ने आगे बढ़ जल्दी जहांगीर को खोला तो वो सबसे पहले भागता हुआ अपनी बहन की जानब गया। अनागुड़िया वो इसके सामने जा खड़ा हुआ। जहाँ भैया वो भी उसे देखते रोने लगी। कम उम्र से में इसमें बदलाव आया था, लेकिन इतना भी नहीं कि वो एक दूसरे को पहचान ना सके। वो इससे मिलकर छोटे पठान की जानब बढ़ा। उसे दो आदमियों से पकड़ा हुआ था। उसने जल्दी ज़मीन से गन उठाई और 1 सेकंड की देर किए बगैर सारी गोलियां उसके सीने में उतार दी और खुद भी वहीं ढह गया। आज ईद थी और वो लोग एयरपोर्ट पर थे। जहांगीर, अना, ऐनुल नूर भी थी उनके साथ। अब उनका दुनिया में था ही कौन जहाँ वो जाती। हाँ, वो उसे ख़ास पसंद नहीं था, लेकिन नापसंद भी नहीं था। वो अपनी माँ को देखता उनकी जानब बढ़ा। माँ, मैंने कहा था ना मैं अपनी गुड़िया को ढूंढ लूँगा। देखो फिर आकर ढूंढ ही लिया। वो अपनी बहन को आगे करता बोला, गुड़िया, ये गुड़िया है, इतनी बड़ी होगी। वो उससे बार बार गले लगाती बोसा देती बोल रही थी। और माँ, ये है नूर, ऐनुल नूर। उसने नूर का भी तारीफ किया। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। तो सबको खुदा ने एक बेटी ली थी और दो दो लुटा दी। उनकी इस बात पर सब मुस्कुरा दिए। बेशक उनकी ईद खुशियों भरी थी। खत्म युद्ध। अच्छा नावल था। बस क्या था कि अगर नूर की शादी भी जहांगीर से करवा देते तो चलो हैप्पी एंडिंग हो जाती। खैर अभी भी हैप्पी की एंडिंग है। क्या सबसे रिक्वेस्ट